संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, और मजबूत इरादों से ही पार किए जाते हैं बड़े बड़े तूफान, चाहे उन तूफानों में कितना भी जोर क्यों ना हो। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल था भाई फिर से हाजिर हूं लेकर के आपके सामने सेंटर ऑफ मास दा लेक्चर नंबर 2। और आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो है सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडीज जैसे कि भाई अपना रिंग हो गई है ना, आधी रिंग, आधा स्फीयर, आधी डिस्क, है ना, इसी तरीके से कोन। तो इन सब की बातें आज हम करेंगे। तो कुल मिला के आज का जो सेशन है इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, ठीक है, और जो उन डेरिवेशंस की टेंशन है, ठीक है, वो दूर हो जाएगी अगर इस लेक्चर पे तुम्हारा अटेंशन है, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेई सीरीज में। और बिना देरी किए, बिना बकवास किए मेन मुद्दे की बात पे हम आते हैं, जो कि है आज का पहला डेरिवेशन कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने आएगा, कहां आएगा भाई, वो अपने को निकालना है। अब तुम कहोगे सर यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास क्यों निकाल रहे हो यार, वो तो वैसे ही पता है, हमें आता ही है ना, क्यों निकालना। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से अप्रोच रहेगी। हालांकि आप जानते हो यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो कहां आएगा, उसके मिड पॉइंट पे, है ना। और ये तो बड़े ही आसानी से आप बता सकते हो, क्या, किस तरीके से। आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर जी ये रॉड जो है वो है यूनिफॉर्म। अच्छा सर, यूनिफॉर्म मतलब क्या कोई स्कूल जाती है क्या जो इसको यूनिफॉर्म मिला हुआ? यूनिफॉर्म रॉड से क्या मतलब है, इसने यूनिफॉर्म पहना है कोई? भाई यूनिफॉर्म रॉड से मतलब ये है मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा नहीं है कि यहां ज्यादा भारी हो यहां हल्की, है ना, हर जगह सेम टाइप का मास है, ठीक है। तो इक्वली भारी है वो हर जगह से। खैर, तो क्योंकि हम जानते हैं कि यार यहां पे सिमेट्री की वजह से, भाई क्या ये लाइन सिमेट्रिक है क्या जो मिड पॉइंट से जा रही होगी? जी हाँ। तो सेंटर ऑफ मास क्या यही लाई करेगा क्या? जी हाँ। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा इसको ऐसा कह सकते हो, तुम ऐसा कह सकते हो कि देखो सर जी मैंने एक मास इधर लिया, एक मास इधर लिया, ये दोनों इक्वल मास है तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा। फिर इधर से सेकंड और इधर से सेकंड, ये दोनों भी मास इक्वल है तो इनका भी सेंटर ऑफ मास मिड में आएगा। फिर थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ऐसे करते करते सर आप जितने भी पेयर बनाओगे सारे के सारे पेयर चीख चीख के यही कहेंगे कि भैया हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो मिड में आ रहा है कि नहीं? तो बस यही कहानी, सेंटर ऑफ मास इसका मिड में आएगा। तो लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर थोड़ा सा डेरिवेशन को समझने के लिए कि इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, हम थोड़ा सा इसको ढंग से देखेंगे, है ना, मतलब कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। हालांकि इसका डेरिवेशन आपके स्कूल में नहीं पूछा जाएगा ना ही, तो ये इंपॉर्टेंट बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा कि इसका मास है m और इसकी लेंथ है l। तुमने बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा यार तुम बताओ ये चीज, क्या ये रॉड छोटी छोटी रॉड से मिलके या पार्टिकल से मिलके नहीं बनी है? तो बोलोगे बिल्कुल बनी है, इसमें किसने मना किया है सर? जैसे कि सर अगर आप एक एलिमेंट ऐसा ले लोगे तो इस रॉड को जो है ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने कह दिया x। तुम बोलोगे सर इसका मतलब आपने ओरिजिन यहां लिया है क्या? देखा हाँ भाई बिल्कुल एकदम ओरिजिन मैंने यही लिया है। जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसे जैसे आप हर एलिमेंट की बात करोगे तो x की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। और x सबसे बड़ा किस एलिमेंट के लिए आएगा? इसके लिए कितना आएगा? वो आएगा l। तो हमने कल मतलब जो पिछला सेशन था उसमें ये सीखा था कि सेंटर ऑफ मास अगर आपको कभी भी निकालना है, उसका तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना। अब तुम कहोगे हाँ ठीक है वो तो रहेगा, तो dm की वैल्यू निकालेंगे। अरे dm क्या है? dm यार इस एलिमेंट का मास। अच्छा तो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बड़ा आसान है निकालना। तुम बोलो कैसे? मैंने कहा यार देखो, बताओ। मैंने कहा यार तुम एक चीज बताओ मुझे। सर जी पूछो तो सही क्या चीज बताए? मैंने कहा यार बताओ इसका लेंथ कितना है इस रॉड का? तो इसका लेंथ तो आपने बता रखा है l है। मैंने कहा इस l लेंथ का मास कितना है?
बोलोगे इसका मास m, यहां हमने लिखी है लेंथ और इधर है मास। ऐसा मत सोच लेना कि L की वैल्यू m के इक्वल। L लेंथ ऑफ रॉड हैज मास इक्वल्स टू m, ठीक है। तो फालतू में हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, ऐसा शॉर्ट में निपटा दे। अच्छा, तो मुझे बताओ यार कि अगर मैं पूछता हूं कि यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा। सर यूनिट लेंथ से आपका क्या मतलब? मैंने कहा यार जैसे तुम मानो कि 10 मीटर की रॉड थी, उसका 10 केजी मास था। अच्छा सर 10 मीटर की रॉड थी और 10 केजी मास था, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा बताओ 1 मीटर रॉड का मास कितना होगा। कहोगे सर 10 मीटर का अगर 10 केजी मास था तो 1 मीटर का 1 केजी होगा, मतलब 10 केजी अपॉन 10 मीटर। तो ऐसा ही मैं यहाँ कह देता हूँ कि यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा, तो m/l, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए यार इस वाले छोटे से एलिमेंट का मास। अब हालांकि ये वाली दूरी मैं बोल रहा हूं x, तो जब आप यहां से यहां जा रहे हो, इस एलिमेंट के इस एंड से इस एंड पे जा रहे हो, तो x में चेंज आ रहा है, और वो चेंज जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx से। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो विड्थ आएगी इस एलिमेंट की, ये आएगी कितनी, dx। तुम बोलोगे ऑब्वियस सी बात है सर, तो मैंने पूछा यार इस अब एलिमेंट का मास निकालना था ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा एलिमेंट की लेंथ कितनी है, कहोगे सर अभी तो आपने बताई dx। मैंने कहा यार जरा ये बताओ क्या इस dx लेंथ का मास मैं निकाल सकता हूं क्या। थोड़ा सा सोचोगे फिर बोलोगे क्या लिख दिया सर ये तो। मैंने कहा यार ऐसे लिखा है मैंने, तुमने जैसे कहा था ना 10 मीटर का जो रॉड है उसका मास 10 केजी, तो 1 मीटर की रॉड का मास 1 केजी। मैंने पूछ लिया 2 मीटर का कितना मास होगा, तुम बोलोगे यार सर जब 1 मीटर रॉड का मास 1 केजी है तो 2 मीटर की रॉड का 2 केजी होगा, 3 मीटर की रॉड का 3 केजी होगा, है ना। या फिर अगर मैं कहता हूं कि मान लो एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपए की है, तो मैंने पूछा यार बताना जरा 5 चॉकलेट कितने की आएगी, तुम बोलोगे सर 5 इंटू 5 25। मैंने कहा यार 3 चॉकलेट कितने की आएगी, सर 3 इंटू 5, है ना। तो वैसे मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर का इतना मास है तो dx मीटर का कितना मास होगा, m/l dx। ऐसा मैं इसलिए ही बोल पा रहा हूं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फटाक से जो है हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इधर कि ये m/l dx, और नीचे जो है वो हम क्या बोल देंगे, वो मास दैट इज n। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, और फिर हम आगे जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। और अंदर जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास बचा है dx। x की जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से l तक, और नीचे जो आपका आ रहा है वो इंतजार कर रहा है नीचे कौन, m। तो उस m से ऊपर वाले m को कटवा दो, ठीक है। तो यहां अब 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई साहब, वो आ जाएगा अपने पास। बहुत तगड़ी गड़बड़ हो गई है क्या, लगे तो ऐसा ही रहा है कुछ है, ये का गड़बड़ घोटाला कर दिया हमने। हाँ वही तो मैं देखूं, dm की वैल्यू डाल दी, x तो रखा ही नहीं मैंने भाई, dm की वैल्यू डाली, वो एक x भी तो है, तो वो x भी तो पटकेंगे भाई। मैं देखा भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा x, तो ये आ जाएगा x²/2, और लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक की, 0 से l तक की। तो ये आ जाएगा अपना l²/2, तो l से l कट गया और क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ l/2। आना भी चाहिए था कि इसके मिड में जो है ये आपका सेंटर ऑफ मास आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है मिड में ये सेंटर ऑफ मास आएगा। अब एक सवाल हम कर लेते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई मान लो आपके पास जो है एक रॉड दी गई है, तुमने कहा ठीक है सर जी रॉड दी गई, और आगे की कहानी बताएं और क्या दिया गया है। मैंने कहा यार इस रॉड का ये जो कोऑर्डिनेट है ये x=0 कहा मैंने, और ये कहा x=l। मैं बोला ठीक है, और बताओ और क्या कहना चाहते हैं आप। तो मैंने कहा और यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि म्यू जो है, अब सर ये म्यू क्या है, ये है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना मास है, या अगर dx लेंथ का मास dm है तो dm/dx की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, dm मास जो है वो dx लेंथ का है, तो dm/dx की वैल्यू आपको दे रखी है, और वो मान लीजिए कुछ आपको दे रखी है कितना, कुछ 2x+1 और इतना kg/मीटर, ये आपको जो है म्यू की वैल्यू दे रखी है। तो साफ दिख रहा है यहां से कि म्यू कैसा है, ये है वेरिएबल। मतलब
यहां पर x की वैल्यू जब आप 0 डालेंगे तो लीनियर मास डेंसिटी है 1। जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है तो लीनियर मास डेंसिटी आपकी चेंज होती जा रही है, और ऐसा बोल, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, और आपको ये दिया गया है कि यहां पर जैसे ही x की वैल्यू आप डाल देंगे l, तो लीनियर मास डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 2l/l + 1 दैट इज 3 kg/मीटर। तो लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है, तो ये रॉड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, रॉड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं भाई इस रॉड की लेंथ जो है वो कितनी है, वो है l, ठीक। तो मैंने पूछा यार ओए ये बताओ सबसे पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ठीक है। अब एक बात सुन लो पहले मेरी, सॉल्व करने से पहले, अब जब आप बात करते हो सेंटर ऑफ मास निकालने की तो ऑब्वियसली आप यही करोगे कि xcm इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन। अब नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dm ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मास। तुम बोलोगे सर वो तो आपने सीधे सीधे m लिख दिया था, क्योंकि यहां दिया था। इस बार टोटल मास नहीं दिया है, इस बार लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। जैसे कि यहां पर ये आपकी लीनियर मास डेंसिटी थी, क्या थी ये, लीनियर मास डेंसिटी। तो भाई साहब जरा बताना मुझे कि ये कांस्टेंट थी कि वेरिएबल, ये वाली ऑब्वियसली कांस्टेंट थी क्योंकि यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मतलब इक्वल मास भरा हुआ है हर जगह। तो अगर यूनिफॉर्म रॉड अगर रहेगी तो आप ऐसा कह सकते हो कि पूरी लेंथ अगर की बात हो रही है तो म्यू इंटू एल आप कह सकते हो, है ना। अब थोड़ी सी बात सुनना, देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है। जैसे मान लो मैंने कहा भाई क्लास में, किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 30, ठीक है। और मैंने हर बच्चे को जो है मान लो कितने, दो चॉकलेट्स बांट दिए। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताना यार टोटल चॉकलेट्स कितनी बटी, तो तुम बोलोगे जब यार सर 30 बच्चे थे, हर बच्चे को 2-2 चॉकलेट मिली है, तो सर टोटल जो चॉकलेट्स होगी वो जो है वो हमारे पास कितना है, 60 आ जाएगा, ठीक है। सर हमने कुछ नहीं किया, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू चॉकलेट किया कि एक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट है इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हर बच्चे के पास इक्वली वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था चॉकलेट्स का। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो, जैसे मैं कहूंगी यार इस बच्चे को मैंने 1 चॉकलेट बांटी, इसको 2, इसको 3, अगले को 4, अगले को बांटी ही नहीं, है ना, खुन्नस थी मेरे को उससे, ठीक है। अगले को मैंने जो है थोड़ी ज्यादा दे दी, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब मान लो जो ये 1 से 30 बच्चे में से, 1 से लेकर जो 30 बच्चे थे, इन सभी को चॉकलेट्स नॉन यूनिफॉर्मली बटी हुई है। अब मैंने तुमसे कहा कि यार जरा बताओ टोटल चॉकलेट्स कितनी बटी। एक सोचा अच्छा ऐसा, तो तुमने तुम्हारे दोस्त से पूछा अच्छा बताना भाई तेरे को कितनी मिली है, भाई चंगू तेरे को कितनी चॉकलेट्स मिली है। चंगू ने बोला कि मुझे मिली है 3। तो सोचा अच्छा 3 चॉकलेट्स मिली है चंगू को, और 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 इंटू 3 90 चॉकलेट्स होंगी। तुम बोलोगे सर 90, मैं कहूंगा भाई चॉकलेट्स इक्वली नहीं बटी है। चंगू को 3 मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंगू को भी जो है 3 ही मिली होंगी, पंगू को भी जो है 3 ही मिली होंगी, ठीक है। इन सबको अलग 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 अगर चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, फिर तुम बोलोगे सर फिर तो एक ही तरीका है। सर ये मल्टीप्लिकेशन वाला तो काम होगा नहीं, मैं हर बच्चे से पूछूंगा भाई तेरे को कितनी मिली, तेरे को कितनी मिली, तेरे को कितनी मिली, और ऐसे करते करते मैं उन चॉकलेट्स को ऐड करूंगा, फिर यही एक तरीका रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप सीधे ऐसा मल्टीप्लाई करके काम नहीं कर सकते। तो अब आओ इस सवाल पे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूनिट लेंथ का अगर मास इतना है तो एल लेंथ का मास जो है आपका आ जाएगा म्यू इंटू एल। ये कहना आपका सरासर गलत हो जाएगा, बिकॉज म्यू जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मास आपका म्यू इंटू एल नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो तो अब सॉल्व करने लग जाओ, बाकी की कहानी अब तुम सॉल्व करो पॉज करके वीडियो को, बाकी मैं देखता हूं कैसे कैसे क्या क्या होना है। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपने जितना दिमाग लगाना होगा लगा चुके होंगे। तरीका तो वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, तो छोटा सा एलिमेंट है तो इसका लेंथ कितना बोल दिया मैंने, इसके लेंथ को मैंने कह दिया dx, इसका मास मैंने कह दिया dm। अब ये है एलिमेंट छोटा सा, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है
इस छोटे से एलिमेंट का तो x अपना चेंज नहीं हो रहा ना, ये खुद ही पॉइंट एलिमेंट है, तो इसके ऊपर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, x की वैल्यू इसके लिए थोड़ी ना चेंज होगी, ये एलिमेंट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग लगभग सेम x पे है, तो छोटे से एलिमेंट के लिए आप कह सकते हो कि इस छोटे से एलिमेंट का म्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यहां पे x में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, तो इस वजह से आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ dm मींस मास ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, इट इज म्यू इनटू x, और म्यू आपके पास ये है, तो बस उठा उठा के वैल्यूज को हम यहां पटकेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लिखेंगे ऊपर कितना dm की वैल्यू म्यू, एक इधर से x कहीं फिर मैं ना भूल जाऊं, और ये dx, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा म्यू dx, और x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक, ठीक है, और यहां पर भी x की वैल्यू 0 से लेकर l तक। अब इसको बस इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेट करोगे तो म्यू कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना मेरे भाई, म्यू कैसी क्वांटिटी है, म्यू जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, पहले वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा 2/l x स्क्वायर प्लस x, और इधर आ जाएगा कितना dx। बात समझ में आ रही है भाई, इसको समझना, ये जो अपने पास आ रहा है वो म्यू की वैल्यू मैंने रखी और x मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ ही साथ, और नीचे जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है कितना 2l/x प्लस 1, और इधर आ जाएगा dx, 0 से l इंटीग्रेशन, फटाक से रिजल्ट निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहां से 2/l जो है वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपने पास x³/3, ऐसे ही इसका आ जाएगा अपने पास x²/2, लिमिट लग जाएगी 0 से l की, और ऐसे ही नीचे जब आप देखोगे तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा 2/l कांस्टेंट, तो x²/2 प्लस x, और लिमिट आ जाएगी आपके पास कहां से, 0 से l की। इधर से जब आप देखोगे फाइनली जो आपका XCM आपको आता हुआ दिखेगा, तो एक बार मैं L डालूंगा किस जगह पर, X की जगह अपर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डालूंगा तो L आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो वहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, ऐसा ही कुछ कहानी नीचे होगी। एक बार हमने क्या रखा, एक बार हमने रखा L, और एक बार हमने रखा कितना 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ऐसे ही नीचे भी एक बार हमने क्या रखा L, एक बार हमने क्या रखा इधर, एक बार रखा हमने L, और एक बार रखा हमने 0, ऐसे ही नीचे भी हम क्या करेंगे, एक बार रखेंगे हम L और एक बार रखेंगे 0, x की जगह एक बार L एक बार 0, ये एक L से एक L कटा, एक L से एक L कटा, तो ऊपर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2l/3 प्लस हाफ L स्क्वायर, L स्क्वायर कॉमन आ गया, ये LCM में इधर आ गया 6, और ये आ गया 2 2 4, 4 प्लस 3 7, और ऐसे ही यहां जब आप देखोगे तो भाई 2 से 2 तो वैसे पहले उड़ा देना चाहिए था मेरे को, मैंने उड़ाया नहीं, सॉरी उसके लिए, 2 से 2 उड़ गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L प्लस L, ये आ जाएगा 2l, L से L कट गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7l/12, ये हमारे पास XCM आया। 7l/12 अगर तुम देखोगे यहां तुम ये पाओगे कि 7l/12 इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन l/2, तो l/2 से बड़ा आ रहा है, ये आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो ये वाली जो पार्ट है वो हैवी होते जा रहा है, ये वाला पार्ट x बढ़ता जा रहा है तो हैवी होता जा रहा है, और आप जानते हो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट की तरफ लाई करता है, तो मिड पॉइंट पे आता अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन क्योंकि अब इधर वाला पार्ट ज्यादा हैवी है तो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो, इसलिए आपका ये जो आ रहा है वो l/2 से बड़ा आ रहा है। तो यहां तक बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी सभी को, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो एक सवाल आपके घर के लिए, एकदम चंदू सवाल है, एकदम चंदू, ठीक है, सवाल में कुछ भी खास नहीं है, मतलब एकदम क्या ही बोलूं, बस बकवास सवाल है, ठीक है। सवाल सुन लो क्या है,
सवाल ये है कि भाई साहब आपके पास जो है ये एंगल जो है आपका है कुछ 30, ये एंगल भी है आपका कुछ 30, ठीक है ना, या चलो 30 ना बोल करके चलो यार इसको क्या ही याद रखोगे, क्या याद रखेंगे, एहसान थोड़ी ना कर रहे हो जो क्या ही याद रखो, आपसे पढ़ाओ, बकवास कम करो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने तीनों ट्राइंगल कैसे, मतलब सॉरी तीनों ट्राइंगल नहीं, तीनों साइड्स कैसी ले ली, इक्वल ले ली, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये तीनों ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 3 रॉड्स हो गई आपके पास, और हर रॉड का मास है ml ml ml। आपको यहाँ पे बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, तो एक तो ये हो गया, ठीक। अब कर क्या सकते हो, आप निकालोगे इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, और फिर उसके हिसाब से 3 पार्टिकल्स हो जाएंगे, वो भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा, उसका आप सेंटर ऑफ मास निकाल लेना जैसा भी आपको सही लगे। एक और मैं दे देता हूं सवाल, ठीक है। अरे भाई यहां पर अगर मैं बात करूं तो मान लो एक सवाल आपको कुछ इस टाइप से दिया गया है, और ये सवाल में आपको क्या कहा गया है, यार ये एंगल जो है वो है अपना 37, है ना, चलो राइट एंगल ट्राइंगल बना, एक सवाल आपको कुछ इस टाइप का दिया गया, और क्या कहा गया है, और आपसे कहा गया है कि हर रॉड जो है या ऐसा बोल देता हूं, इस वाली रॉड का मास है m और लेंथ है इसकी l, ठीक है, वाली रॉड का मास है m और इसकी लेंथ है l, बाकी और कुछ नहीं दी, ये 53 और ये सेंटर ऑफ मास तुम्हें बताना है, इसका कहां पे आएगा, एकदम चंदू सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। कैसे करोगे, अरे आसानी से कर लेंगे हम। यहां से मैं बोल रहा हूं कि सब सेम मटेरियल की सेम लीनियर मास डेंसिटी है, ये आपको गिवन है कि लीनियर मास डेंसिटी सेम है, मतलब यूनिट लेंथ का मास इस रॉड के लिए, इस रॉड के लिए, इस रॉड के लिए सेम है, ये प्लेट नहीं है, ये एक फ्रेम है, वायर फ्रेम, तो इसका अगर लेंथ आपका एल है तो आप इस बात को समझे कि लैम्डा आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा या म्यू आप कहे लीनियर मास डेंसिटी, तो वो m/l आ जाएगी, भी लीनियर मास डेंसिटी इतनी ही आएगी। तो अगर आप मान लो ये वाली लेंथ निकालना चाहते हो, ये वाली लेंथ आप कितनी निकाल सकते हो, आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भैया tan 37 इज इक्वल्स टू l/x, और x आपके पास यहां से आ जाएगा 4l/3, आपका ये जो लेंथ आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 4l/3, और मास भी कितना आ जाएगा 4m/3, करके देख लेना एक बार, म्यू इंटू एल, इसकी लेंथ कितनी है 4l/3, म्यू ये रहा, तो एल से एल कट जाएगा तो 4/3m आ जाएगा। ऐसे ही आप ये वाला मास निकाल लेना और ये वाली लेंथ निकाल लेना, फिर वो तीनों पार्टिकल्स बन जाएंगे, और उस हिसाब से आप जो है सेट का निकालते रहना, देखना कहाँ आता है कैसा आता है, ठीक। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी आगे बढ़ूंगा और फटाक से हम बात करें किसकी, सेमी सर्कुलर रिंग की। अब पूरी कंप्लीट रिंग का तो मुझे पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है कि नहीं, कि अगर भाई साहब आपके पास एक पूरी रिंग है तो आपको पता है कि बिकॉज ये लाइन भी सिमेट्रिक है, ये लाइन भी सिमेट्रिक है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे आएगा पूरी, अगर आपके पास रिंग आती है तो। लेकिन हमारे पास पूरी रही कैसी रिंग है, अधूरी रिंग है, अधूरी रिंग है, ठीक है, ये जो है कैसी है, अधूरी रिंग या आधी रिंग, तो भाई साहब आधी रिंग है ये, और इसका मास आपको कहा गया है m, और इसकी रेडियस कही है r, ठीक है। अब मास m है, रेडियस r है, आपको बताना भैया सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो इतनी बात तो तुमको क्लियर हो गई होगी, सर ठीक है ये है अधूरी, लेकिन यहां पर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हमको मिल रही है, कौन सी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन अगर आप ऐसी ड्रॉ कर दोगे क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, दिस लाइन इज व्हाट, इट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, है कि नहीं, गिवन क्या है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है। अब अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस बात को आप समझो कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, तो ऐसा करते हैं ओरिजिन इसको मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट, अब ओरिजिन इस पॉइंट को मान लेंगे तो हम सीधे बोलेंगे बिकॉज इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री देयरफॉर एक्स सी एम तो आपका आ गया 0,
मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा। अब लफड़ा किसका है? लफड़ा है वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट का लफड़ा है तो उस लफड़े को, भाई लफड़ा होगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ कहते हैं कि यार ये रिंग जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी है। ध्यान रखना रिंग है, मास सिर्फ यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायर बीच में खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। तो रिंग जो है, इस आधी रिंग की अगर आप बात करोगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा यार एक एलिमेंट ले लो इधर। मैंने कहा ओ बिल्कुल एलिमेंट, क्या तकलीफ, दो चीज सर ये एलिमेंट ले। थोड़ा सा मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूं, असलियत में ये बड़ा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा यार ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये वाला एंगल डी थीटा नहीं होगा? बोलोगे किस खुशी में डी थीटा होगा? डी थीटा का मतलब तो सर होता था चेंज इन एंगल, तो यहां कौन सा एंगल चेंज हो रहा है? मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा भाई, ये लाइन से अगर आप इस लाइन पे जा रहे हो तो द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द वर्टिकल इज व्हाट? इट इज थीटा। Now when you are rotating this line or when you are moving from this line to this line, then this angle is actually increasing. आगे ना, obviously yes. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे कि यार देखो सर this thing is rotating like this and since the angle is actually increasing in this case there is no doubt, and if angle is increasing तो आप यहाँ पर सीधे सीधे ये कह सकते हो कि इस लाइन से इस लाइन पर जाने पर एंगल में जो चेंज आया होगा वो चेंज यही तो आया होगा। तो इसको मैं डी थीटा बोल देता हूं क्योंकि चेंज इन एनी क्वांटिटी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। थीटा में चेंज है इसलिए इसको बोलेंगे डी थीटा, ठीक है। अब तुम कहोगे ठीक है सर इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई, डी थीटा फीटा जो भी आप बोल रहे हो। एलिमेंट दिखाओ, तो एलिमेंट का है भाई, एलिमेंट ये रहा देखो, एकदम खूनी एलिमेंट लिया हमने, एकदम लाल लाल सारा इस एलिमेंट को बहुत तगड़ा, ठीक है। तो ये जो लाल लाल एलिमेंट है, इस लाल लाल एलिमेंट को, ठीक है, ये है लाल लाल, दिखा रहा बड़ा मतलब गुस्सा है लेकिन है लल्लू असलियत में, है ना। दिखने में लाल है लेकिन है लल्लू। लल्लू मतलब ना कुछ नहीं है डेरिवेशन में, एकदम लल्लू डेरिवेशन है। कैसे है लल्लू डेरिवेशन? भाई मैंने कहा इसका मास कितना है? डीएम। बोला ठीक है सर मास डीएम है इसका, और मुझे निकालना है वाईसीएम इस पूरे रिंग का। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट भाई इस लाइन पे लाई करेगा, हाँ इस पॉइंट पे नहीं होगा। तुम कहोगे सर इस पॉइंट पे किस खुशी में नहीं होगा? क्योंकि यार यहां सेंटर ऑफ मास आ गया तो मास ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। आपको मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर मास है तो नीचे भी मास होना चाहिए, इसलिए सेंटर ऑफ मास का यहां आएगा। अब कितने दूरी पे आएगा वो मुझे बताना है, तो वाईसीएम मुझे निकालना है। तो कहोगे बस इतनी सी बात? वाईसीएम निकालने का तो सर बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, मामला खत्म है ऐसे। तो बस सर करना ही है आपको कि डीएम की वैल्यू लिखनी है। मैंने कहा बस डीएम की वैल्यू लिखनी है। तुमने बोला और तो क्या, ठीक है, और कुछ और लिखने का मन कर रहा है तो वो भी लिख दो, ताकि तरीके से तो डीएम की वैल्यू लिखनी है वहां पे। बस डीएम की वैल्यू कैसे निकाले तो साहब, डीएम की वैल्यू निकालने में कहां कोई तकलीफ है? डीएम की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कहा डीएम ये है तो एक लीनियर एलिमेंट ही, मतलब ये एलिमेंट का कुछ सिर्फ लेंथ लेंथ ही है। बात तो सही कह रहे हो सर, सिर्फ लेंथ है, कितना है लेंथ? मैंने कहा यार आर डी थीटा। अरे ये किसने बताया आपको? मैंने कहा ये मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल टूल्स में, और आपने भी पढ़ा होगा कि सर्कल का जो आर्क लेंथ होता है वो होता है आर थीटा के इक्वल। नहीं पता तो याद कर लो अभी से, रेडियस और ये एंगल तो ये आर थीटा है ना, तो रेडियस इनटू दिस एंगल विल बी द आर्क लेंथ ऑफ दैट सर्कल, आर थीटा इसका लेंथ है। तो मैंने कहा यार जरा बता ना पूरे इस रिंग की लेंथ कितनी है? तुम बोलोगे सर देखो पूरे की होती है कितनी 2 पाई आर, तो आधे की हो जाएगी कितनी? पाई आर। मैंने कहा बात तो एकदम सही है, पाई आर लेंथ पे कितना मास है? सर जी मास एम है। अच्छा यूनिफॉर्म है क्या ये? हाँ सर यूनिफॉर्म है एकदम, बिल्कुल खुल जाती है भाई साहब, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन रखिए। तो यूनिट लेंथ का जो मास होगा, पाई आर लेंथ का मास अगर एम है तो यूनिट लेंथ का मास जो है वो कितना होगा? वो होगा एम बाय पाई आर। और इतने लेंथ का जो मास आएगा वो कितना आएगा? आर डी थीटा, ये आ जाएगा एम बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया सर समझ में? मैंने कहा वही तो है, यूनिट लेंथ का इतना मास तो आर डी थीटा लेंथ का इतना मास, है ना। एक चॉकलेट 5 रुपए की तो 3 चॉकलेट 5 इंटू 3 रुपए की, मतलब 15। आर से आर उड़ गया तो आपके पास यहां से डी एम की जो वैल्यू थी वो आ गई एम डी थीटा
बाय पाई। अरे सर यार इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे हम, पाई एंगल पे कितना मास है m, और ये एंगल कितना है डी थीटा। तो जब आर्क अपना पाई एंगल बनाता है तो पाई एंगल का मास m है, डी थीटा का मास कितना होगा m बाय पाई, खत्म। हाँ बिल्कुल m बाय पाई इंटू डी थीटा, सॉरी पाई एंगल पे कितना मास है m, तो यूनिट एंगल पे m बाय पाई, तो डी थीटा एंगल पे m बाय पाई इंटू डी थीटा। सीधे इधर से ये बात मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगी, यहाँ पे कोई भी तपलीक नहीं होगी। फिर भी कोई अगर तपलीक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। उसका जवाब ऑब्वियसली मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, मतलब इस लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। फिर भी बता देना भाई क्या तपलीक है, और अगर कोई तपलीक नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि सर नो तपलीक, ठीक है। चलिए जी, तो भाई साहब हमने जो है डीएम की वैल्यू को जो है निकाल लिया है, और अब डीएम की वैल्यू को उठा के पटकेंगे हम इस जगह पर, और मुझे दिख रही है मक्खी, ठीक है, ठीक है भाई। तो अरे मक्खी को है ना मैं बड़ा पसंद हूँ भाई, पता नहीं कैसे आ जाती है यार, बार बार इसको रोज मैं बाहर निकालता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं गेट आउट, लेकिन ये नहीं जाती है और बार बार आ जाती है। हाँ कोई बात नहीं, है ना, अब दिन ऐसे ही है भाई, हमको मक्खियां ही। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि डीएम की वैल्यू को उठा के हम पटकेंगे कहां पे, नहा पे, नहा पटकेंगे डीएम की वैल्यू को, ठीक है। तो फटाफट से डालते हैं हम डीएम की वैल्यू को यहां पर। तो डीएम की वैल्यू हमसे चीख चीख के कह रही है कि मेरी वैल्यू है m बाय पाई इंटू डी थीटा। आई साहब ये हमने रख दिया m बाय पाई इंटू डी थीटा, और यहां पे हमने रख दिया कितना y, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो सर m ही बोल दो ना, इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा क्यों भाई, अरे सर यार देखो आपने खुद ने ही बोला इसका मास m है ना। तो सर पहले उसमें क्यों नहीं किया था वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड में, भाई वहां पे मास नहीं दिया था इसलिए, है ना। चलो ठीक है, बस यहाँ पे अब मैं सीधा इंटीग्रेट नहीं करूंगा भाई, मैं सीधे m लिख दूंगा, और इसको इधर ले आओ तो m बाय पाई, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया y डी थीटा। अब इंटीग्रेशन का एक उसूल है, ठीक है, बिल्कुल एक परंपरा है इंटीग्रेशन की, और उस परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता। परंपराएं तोड़ने के लिए नहीं, निभाने के लिए बनी होती है, तो हम भी परंपरा निभाएंगे। क्या कहती है वो परंपरा, कहती है कि भाई साहब अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो किसी भी फंक्शन का तो उसी के रेस्पेक्ट में वो होगा। मतलब यह है कि अगर फंक्शन y के टर्म्स में है तो y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो सकता है, या फिर फंक्शन को आप क्या कर दो, ठीक है, फंक्शन को क्या कर दो आप, y को इन टर्म्स ऑफ या तो थीटा लिख दो, या दी थीटा को इन टर्म्स ऑफ dy लिख दो, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा तुम कर सकते हो। अब y क्या है भाई, y होगा इस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट, ये रहा एलिमेंट, और इसका y कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली वो ये आएगा। तो ये वाली लेंथ जो है ना r है, और ये है dy, तुम बोलो सॉरी ये वाली लेंथ r है और ये है y। अब तुम कहोगे कौन सा वाला y है, मूर्ख मत बनाओ सर हमको, हम एकदम चालाक जनता है, हमको मूर्ख मत बनाओ। कौन सा y, इस वाले पॉइंट का y, वाले पॉइंट का कि इस वाले पॉइंट का कि मिड पॉइंट का, है ना। मैंने कहा यार देखो तुमको साफ साफ चीजें दिखे इसलिए ये इतना बड़ा एलिमेंट दिखाया गया है, बाकी तुम भी समझते हो डी थीटा का मतलब बहुत छोटा एंगल, असल में देखोगे ना तो ये एक तरीके से पॉइंट है, एक तरीके से पॉइंट ही है, वो तो तुम्हें थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा दिया उसे। आप इस बात को समझो, चाहे इस पॉइंट की बात करो कि इस पॉइंट की बात करो, दोनों पॉइंट जो है, दोनों ही पॉइंट जो है ना वो कैसे है, एक ही पॉइंट है भाई, लगभग लगभग ये भी y है तो ये भी लगभग लगभग y है। यहां थोड़ा सा गचपच हो जाएगा, इसलिए उस गचपच को दूर करने के लिए हम साइड में समझा देते हैं आपको ये बात। आप कहोगे अच्छा ये कितना है, मैंने कहा थीटा, तो बोलोगे सर तो ये भी थीटा है, बात सही है, तो ये आपका y है, मैंने कहा हाउ बिल्कुल y है सर, ये y है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, मैंने कहा हाँ है। तो सर इस y को क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एक्चुअली में cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा r cos थीटा। अब बिल्कुल यार किसने मना किया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लेकिन क्यों ऐसा क्यों कर रहे, कहाँ सपना आया था, कहीं लिखा था, कोई बता के गया था, ऐसा क्यों। अरे बताया तो सही, परंपरा, परंपरा ये कहती है कि भाई साहब अगर थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना, इंटीग्रेशन का उसूल है, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो y को भी इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखो,
नहीं तो डी थीटा को इन टर्म्स ऑफ डी वाई लिखो। तो हमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। अच्छा सर डी थीटा को डी वाई के टर्म्स में नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते थे भाई, लिख सकते थे। कैसे लिखेंगे सर, वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन ना लेना। लेकिन अभी मैं ऐसा करता हूं, यहां से ये वैल्यू रख देता हूं, तो 1/पाई मैंने इधर रखा, और y दी वैल्यू, तो जी y दी वैल्यू कितनी आई, ये आई अपने पास r cos थीटा। अब थीटा की लिमिट लगेगी, थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट, तो थीटा की लिमिट कैसे लगाएंगे, थीटा कहां से मेजर हो रहा है वो देखो सर, थीटा तो वर्टिकल लाइन से मेजर। अब इस वर्टिकल लाइन के कुछ एलिमेंट राइट साइड में है, कुछ एलिमेंट लेफ्ट साइड में है ना। अब ये सर जैसे मान लो अगर ये एंगल 60 था, तो ये एंगल भी 60 होगा, सिमेट्रिक लिया है ना आपने। किसी का 30 होगा तो इधर भी एक 30 पे एक एलिमेंट बैठा है, ये 90 पे बैठा है तो ये भी 90 पे बैठा है। मतलब अरे कुल मिला के बात ये है भाई, एक एलिमेंट अगर इधर से कुछ एंगल बना रहा है तो वही उसका एक सिमेट्रिक एलिमेंट आपको मिल जाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना भाई कौन से कौन सा एंगल। जैसे मैंने कहा मान लो ये एंगल 30 है और ये 30, तो कोई बोला 30 से 30 तक इंटीग्रेट कर, या 90 से 90 तक इंटीग्रेट। यार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ी ना पता है कौन सा 90, तो बताना पड़ेगा। तो कैसे बताओगे तुम इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को क्या बताओगे तुम, हाँ इंटीग्रेशन को भी बताना पड़ता है तभी वो इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेशन को बताना पड़ेगा कि भाई कहां से कहां इंटीग्रेट करना है। तो तुम कहोगे देखो एक एलिमेंट हमारा यहां बैठा है, कहां है, ये रहा, और फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स में टूटी हुई है पूरी रिंग। इस एलिमेंट का जो एंगल देखोगे आप, वो बना रहा है इधर से 90 और ये बना रहा है इधर से 90, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको नेगेटिव बोलते हो तो इस एंगल को पॉजिटिव बोलूंगा, और अगर आप इसको पॉजिटिव बोलते हो तो इस एंगल को मैं नेगेटिव बोलूंगा। बस मैंने क्या कहा, इसको बोला नेगेटिव और इसको कहा मैंने पॉजिटिव। तो -90 से इस एलिमेंट का एंगल कितना है, इस तरफ है इसलिए -90 और ये इस तरफ है इसलिए +90। बस आ जाएगा माइनस का 90। 90 क्यों नहीं लिख रहे, π/2 क्यों लिख रहे, 90। और ये हमारी थीटा की इनिशियल और फाइनल लिमिट लग गई। बस अब उठा के जो है, नहीं उठा के पटकना तो पटक चुके हैं, अभी तो इसको निकालेंगे। आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, r/पाई बाहर आपको दिख रहा है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस के π/2 से प्लस का π/2। और जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे इसे, सॉरी इंटीग्रेट तो कर दिया, लिमिट्स जब आप रखोगे, एक बार आप रखेंगे साइन π/2 की जगह π/2, और एक बार रखेंगे आप कितना, -π/2। यह आ जाएगा r/पाई साइन π/2 1 और साइन -π/2 -1, ये आ जाएगा अपने पास 2r/पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ YC। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका y कोऑर्डिनेट आएगा 2r/पाई। कई लोग इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या कि वो -π/2 से π/2 तक ना बोल के सीधे ऐसे कह देते हैं कि भाई साहब 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर लो। अच्छा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो इंटीग्रेशन आएगा और यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन आएगा वो सेम ही आएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात जो अब मैं कहने जा रहा हूं, आप ऐसा भी कह सकते हो, तो ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग थी ना, इस सेमी सर्कुलर रिंग में अगर मैंने आपसे एक बात पूछी, क्या पूछी, मैंने पूछा कि भाई देखो क्वार्टर रिंग देखो, एक बार क्वार्टर रिंग, मैंने कहा दूसरी वाली को भी देख, आज देख ली, देख ली। अब मुझे बताओ कि अगर अगर यदि यदि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं आ रहा होगा, अच्छा कैसे आ रहा होगा यहाँ, क्योंकि यार इसकी लाइन जो है सिमेट्री लाइन इधर से ऐसी जाएगी 45 डिग्री, 1/4 रिंग देख रहा हूं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ आएगी। तो कहीं मान लो यहां इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इस हरे वाले की एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहीं यहीं आएगी। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई कर रहा है, वो कहीं, बोलो हाँ के ना, बोलो जी हाँ के ना, तुम बोलोगे हाँ सर, आगे बढ़ो, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो।
समझ गए सर? हम समझ गए, पक्की बात समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो ये जो y आएगा और ये जो y आएगा, क्या दोनों इक्वली आएंगे क्या? बोलो किस खुशी में। मैं कहूंगा एक बार देखो सिमेट्री है क्या? हाँ सर, जैसा ये है वैसा ये है। तो भाई जितना ऊंचा इसका सेंटर ऑफ मास उतना ही ऊंचा इसका सेंटर ऑफ मास, और दोनों के सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई सेम है, तो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी इसी ऊंचाई पे आएगा। भाई इसकी जगह मैं क्या कह रहा हूं कि इस 1/4 रिंग की जगह आप ये रिंग का सारा मास यहां बैठा सकते हो, और इस 1/4 रिंग की जगह पूरा मास, हरा वाला मास यहां बैठा सकते हो। ठीक है, दोनों का जो मास आएगा, दोनों का कंबाइंड यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो हमको वैसे ही पता था, मुझे लगा यार किसी को शायद नहीं समझ में आ रहा हो तो समझा दूं। फिर कहना क्या चाहते हो? कहना भाई इतना ही चाहता हूं कि पूरे पूरे आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, या सिर्फ 1/4 का y कोऑर्डिनेट, या सिर्फ इस वाली 1/4 का y कोऑर्डिनेट इज सेम। हाँ ना? क्लियर? तो जो इंटीग्रेशन इसका आएगा वही इंटीग्रेशन इसका आएगा। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 0 से π/2 आप इंटीग्रेट कर दो और इंटू 2 बोल दो? क्योंकि यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन चाहिए, तो 0 से π/2 जो इंटीग्रेशन आएगा वही यहां से यहां का भी होगा। तो कई लोग इसको ऐसा भी सॉल्व कर लेते हैं क्या, कि 0 से π/2 और एक 2 बाहर लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है इंटीग्रेट हो जाएगा और इसका आंसर ये फटाक से अपने पास आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब लो जी, हम मेरा सवाल है आप सभी लोगों से। ठीक है, और सवाल ये है, क्या है सवाल? सवाल इस बार यही है भाई साहब, आपको जो है करना ये है अपनी क्या, एक्स एक्सिस, और ये है अपनी वाई एक्सिस। और हमने कहा जी कि हमारे पास जो कौन है इधर, एक सेमी सर्कुलर, नहीं 1/4 सॉरी क्वार्टर रिंग है ये। इसका जो मास है वो कितना है वो आपको दिया, जो यस है वो दे रखा है r, इसका मास है और इसका रेडियस r, विदाउट यूजिंग एनी इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन, विदाउट यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट, दैट इज 2r/π। रटना है इसको, रट्टा मारना है इसके ऊपर। इस 2r/π को याद करते हुए मुझे फटाक से बताओ, यहां मैं बता चुका हूं इसकी बात, फटाक से मुझे बताओ कि इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहां आएगा, कितने आएगा, ये बताना है। आराम से सोचो और बताओ, पॉज करो वीडियो को और बताओ बिना इंटीग्रेशन के। ठीक है, अब सुनो बात। क्या कहा मैंने? ये कहा कि अगर यार एक रिंग ऐसी ले ली और दूसरी रिंग ऐसी ले ली, इसका सेंटर मास अगर कहीं यहां आ रहा है तो इसका सेंटर मास भी वहीं आएगा, और जहां इनके कंबाइंड का आएगा, तो कंबाइंड का कहां आ रहा था, 2r/π पे, इनका भी कहां आएगा, 2r/π पे। तो क्या मैं कह दूं, क्या ये बात, कौन सी बात, क्या मैं कह दूं ये बात कि पहली बात तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी किसमें, 45 पे। यूनिफॉर्म रिंग है भाई ये, ऐसा मुझे ना। सवाल क्या था? सवाल तो अब यही रहेगा आज पूरे लेक्चर में कि सेंटर ऑफ मास बताओ, फाइंड COM। हाँ जी, तो क्या ये सिमेट्री वाली एक्सिस है? बिल्कुल है। और ऐसा भी मत कहना सर ये m/2 लिखते ना, आधी रिंग का m था तो 1/4 का m/2। अरे मैंने कहा यार है ही 1/4 अभी अपने पास, तो उसका जो मास है वही है। ये सिमेट्री आ गई अपने पास, ये एंगल कितना है, ये है 45 π/4। और इस ऐसी लाइन की खासियत क्या होती है जो π/4 बनाती है, जो x कोऑर्डिनेट होता है वही y कोऑर्डिनेट होता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आएगा, सिरे पे 2r/π पे, x कोऑर्डिनेट भी उतना ही आ जाएगा, कितना, पाई। आप अगर यहां से XCM और YCM निकालना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आप यहां से कह सकते हैं कि दिस XCM इज एक्चुअली इक्वल्स टू r/π एंड ऑल्सो YCM व्हाट इट इज 2r/π। बात खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अगेन एक सवाल की। सवाल आपको क्या कह रहा है? सवाल आपको ये कह रहा है, वही नहीं भी कहेगा तो यही समझना है कि यहां पर सेंटर ऑफ मास निकालना, फाइंड सेंटर ऑफ मास। किसका? यहां जो सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, निकालना है अगेन एक जो है रिंग है आपके पास। सर निकाल तो लिया, इसका कितनी बार निकलवाओगे? मैंने कहा अरे अरे अरे
अरे मेरे भाई बार जो हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल यूनिफॉर्म रिंग नहीं है मेरे भाई। यहां पर जो इस बार सेंटर ऑफ मास हम निकलवा रहे हैं वो निकलवा रहे हैं किसका? ऐसी रिंग का इसका म्यू जो है वो हमारे पास इस टाइप का कुछ है। के साइन थीटा, ये आपको इसका म्यू दिया गया, लीनियर मास डेंसिटी इसकी दी गई। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे लीनियर मास डेंसिटी सेम चेंज हो रही है, सेम नहीं है। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला मत लगा देना 2r/पाई। क्या करेंगे फिर? सॉल्व करेंगे। कैसे? वही तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dm/vm करके। लेकिन सबसे पहली बात, क्या यहां पर सिमेट्री ढूंढी जा सकती है ना? और एक चीज ध्यान रखना, थीटा आपको ये दे दिया गया है, तो जब आप बात करेंगे इस वाले एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट की? जब आप बात करेंगे इस वाले एलिमेंट की, ये वाला एलिमेंट का एंगल जो मेजर होगा मेरे भाई वो यहां से होगा। ये आपको क्या कह रहा है? एंगल यहां से मेजर करना है। तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो तो पहले इसकी वैल्यू कितनी है? 0 से मान लो 30, 45, 50, 60, 70, 90, 120, ऐसा 100, 150, 160, 170, 180। तो यहां पर ये वाला एंगल डलेगा, ये वाला। ठीक है, अब आप इस बात को समझो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही ले लिया मैंने, सेम लेवल पे लिए दोनों, ये थीटा तो ये भी थीटा। ये वाला एंगल कितना आएगा भाई? ये वाला एंगल आएगा पाई माइनस थीटा। यहां के अगर मैं म्यू की बात करूंगा ना तो कितना आएगा? वो आएगा के साइन पाई माइनस थीटा। तुम बोलोगे हैं साइन पाई माइनस थीटा, वो तो थीटा ही, साइन थीटा ही होता है। यहां पे साइन होने की वजह से आपके पास एक सहूलियत हमें मिल गई है, थोड़ा सा अब हमें कष्ट कम होगा। कष्ट इस वजह से कम होगा क्योंकि यहां पर सिमेट्रिक एलिमेंट हमको मिल गए हैं। ये जितना भारी है ये भी उतना ही भारी है, ये के साइन थीटा वो भी के साइन थीटा, ये अपने को दिख रहा है। पाई माइनस थीटा भी कितना आता है? साइन थीटा ही आता है। दोनों के दोनों इक्वली भारी हैं। तो सर इसका मतलब ये लाइन क्या हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी क्या? मैंने पूछा यार सोचो जरा, तुम थोड़ा सा सोच विचार करो और मुद्दे पे आओ। क्या लगता है तुम्हें? बोलोगे होनी तो चाहिए। इस लाइन के इधर जैसा मास है वैसा इधर मास है ना। ऐसे ही जब आप इन दोनों लेवल पे लाई करने वाले एलिमेंट्स की बात करोगे उनके लिए भी आप कहोगे ये जितना हैवी ये भी उतना ही हैवी। इधर से इधर जाने पर मास चेंज हो रहा है, वो एक तरीके से हैवियर होता जा रहा है, लेकिन ये जितना हैवी है उतना ही हैवी। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 आती है तो साइन अपना 180 भी 0 आ जाता है ना। साइन अपना जो है 60 जितना आता है वही वैल्यू साइन 120 की भी आती है। तरीके से मामला है अपना, साइन 30 जितना उतना ही साइन 150 भी होता है। तो सर इस वजह से लाइन ऑफ सिमेट्री अपनी हो जाएगी और सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा। बात बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा। यहां मैंने क्या ले लिया? यहां ले लिया मैंने ओरिजिन। अगेन बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एक्ससीएम इज 0। अब बस आपको निकालना है वाईसीएम। पॉज करो, सॉल्व करो, जैसा समझ में आए वैसा सॉल्व करो। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। मैं बता रहा हूं यहां पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखो वही वैसा ही लाल एक एलिमेंट लिया मैंने dn, ये एंगल तुम कह दोगे फिर इसको ले लो d थीटा। और सर जी अगर इसको d थीटा ले रहे हो उसी तरीके से dm की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो लेंथ आ जाएगी आपके पास r d थीटा। हाँ बिल्कुल आएगी, रेडियस में वही r लेके चल रहा हूं, तो ये वाली लेंथ r d थीटा आ जाएगी। तो यूनिट लेंथ का मास है k साइन थीटा, तो इस लेंथ का मास आ जाएगा r d थीटा। क्या आ गया? k साइन थीटा r d थीटा। भूल के भी ये चीज मत सोच लेना, पूरा मास अगर मुझे निकालना है तो बस ऐसा कर दो कि म्यू इंटू पाई आर। क्यों? कि म्यू जो है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए लीनियर मास डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना। तो ये आपके पास डीएम की वैल्यू आ चुकी है। और अब हम जो है क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे वाईसीएम। वाईसीएम क्या निकाल कहता है? फॉर्मूला लगाओ, ऐसा लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम।
तो साहब ये फॉर्मूला लगा दिया और अब क्या करने लगेंगे, कुछ नहीं, बस वैल्यू उठा उठा के पटकेंगे। ठीक है, तो ये लगाया धोबी पछाड़ डीएम की वैल्यू का, तो ये आ गया के साइन थीटा आर डी थीटा और एक, और नीचे जो है वो अपने पास आ गया कितना, के साइन थीटा और आर डी थीटा। डायरेक्ट एम मत लिख देना, या ऐसा नहीं सर एम जो है वो अपने पास सीधे आ जाएगा म्यू इंटू पाई आर, नहीं, जो है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है ना, रिंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब बात ये आती है यहां पर कि लिमिट क्या लगे, लिमिट यार वही थीटा की लगाई, और थीटा की लिमिट में क्या करूंगा इस बार, देखो थीटा पहले मैंने यहां से मेजर किया, अच्छा सर उस वाले सवाल में हम यहां से मेजर नहीं कर सकते क्या थीटा, यार वो तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से भी करो, इस सवाल में तो थीटा हमको यहीं से मेजर करने को बोला गया है, इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूं, कहीं और एंगल ये बताया है तुम्हें सवाल में कि थीटा यहां से मेजर करना है, ध्यान रखना ये बताएगा वो। अब तुम समझो इस बात को, अगर तुम यहां से यहां जा रहे हो तो थीटा आपका बढ़ते जा रहा है, तो अभी वो 0 था, फिर 30, 60, 70, 80, 90, 120, 140, 150, 160, 170, 180, तो 0 से एंगल आपका कहां तक जा रहा है, 180 तक जा रहा है। तो या तो आप ऐसा कह दो कि थीटा की लिमिट जो आ रही है वो आ रही है 0 से 180, या आप 0 से 90 तक चले जाओ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलोगे ये क्या किया, अरे यार कुछ नहीं, वही बात कि जैसा ये मास है वैसा ये मास है इक्वली, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक भी इंटीग्रेशन तो वही आना है, सेम टाइप का मास है ना भाई, सिमेट्री है ना, सिमेट्री। क्या है यहां पर क्या हो गया, यहां पर है सिमेट्री, तो 0 से पाई में भी नो प्रॉब्लम, 0 से पाई बाय 2 में भी नो प्रॉब्लम, सिमिलरली नीचे क्या कर सकता हूँ, 0 पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, इंटू 2 कह दूंगा, बोलोगे इंटू 2 कह दोगे तो कट जाएगा, और सर कट जाएगा तो कटने के बाद तो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, ऊपर भी और नीचे भी, तो आप तो एक तरीके से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्वार्टर रिंग निकाल रहे हो। अरे मैंने कहा तो भाई क्वार्टर रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट है, इस क्वार्टर रिंग का भी उतना ही वाई कोऑर्डिनेट है, और पूरे हाफ रिंग का भी वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, अगर तुम क्वार्टर का भी वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो कहां तकलीफ है, बस निकाल लो। यहां अब ऐसा नहीं कि साइन थीटा को भी बाहर निकाल लो और ताली बजाने लग जाओ कि अरे 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 सॉल्व कर लिया, पता लगे के साइन थीटा आर पूरे को बाहर खींच लिया, साइन थीटा उड़ा दिया। कांस्टेंट अगेन उसूल है इंटीग्रेशन का, क्या भाई साहब, इंटीग्रेशन का नियम है, वो नियम ये कहता है भाई कांस्टेंट ही बाहर निकलेगा और कुछ नहीं। आप समझो इस बात को, थीटा आपका वेरिएबल है, चेंज होते जा रहा है, y अगेन y इज दिस थिंग, y कोऑर्डिनेट, इस बार ये ध्यान रखें, ठीक है, इस बार r sin थीटा, y इज व्हाट इट इज r sin थीटा, इट इज नॉट cos, क्योंकि थीटा आपका कुछ अलग है। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, पहली बात तो दिक्कत जो करता y उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख दिया है, बस जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया जाए, तो k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, y की वैल्यू जब आप रखोगे r sin थीटा तो r भी कांस्टेंट होगा, तो ये r स्क्वायर आ जाएगा। r क्यों कांस्टेंट है सर, अरे भाई एलिमेंट जब तुम चेंज कर रहे हो तो उसका r क्या है, r तो ये वाली डिस्टेंस है, रेडियस, रेडियस थोड़ी ना चेंज हो रही है, ए आर बाहर आया, y का r sin थीटा का एक r बाहर आया, अंदर जो आया आपके पास कितना आ गया, वो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपके पास d, और नीचे जो आपके पास बचेगा तो ये आ जाएगा के आर, एक के से एक के कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और अंदर जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा साइन थीटा, और थीटा की जो लिमिट है वो आपको बताइए कहां से कहां तक की, पाई बाय 2 तक। अब भाई जो बचा है ना, वो बचा है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन, मात्र इंटीग्रेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन जो करना है हमको, तो किस किस का करना है भाई, इधर अपने पास क्या क्या बचा है, एक तो बचा है आर, तो साहब ये लिख दिया आर, पर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख लूंगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब प्लीज कोई भी ये ना पूछे कि ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में ये मैंने बताया होगा, ठीक, और नीचे तो है साइन थीटा, तो उसका कोई लफड़ा अपने को है,
डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट अपने को याद नहीं होता है, तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और ये वही 0 से π/2 और ये 0 से π/2। क्या आ गया आपके पास r, ये 2 आ गया बाहर, वो वाला 2 बाहर। इधर जो इंटीग्रेशन आएगा 1 का आएगा थीटा, और cos थीटा का कितना आएगा, ये आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, और यहां पर आपके पास sin थीटा का आ जाएगा माइनस cos थीटा ना। अरे अपॉन 2 क्या आ गया, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो 2 से डिवाइड होगा, ये बेसिक इंटीग्रेशन है भाई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है कि sin 2 cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, यहां से अपने पास ये 0 और ये π/2। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो इधर क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है r/2, एक बार रखूंगा π/2, एक बार रखूंगा 0, तो एक बार मैंने रखा यहाँ पर π/2, एक बार रखा मैंने 0, तो 0 तो 0 बन ही जाएगा, हट जाएगा, वो तो रखने की जरूरत कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे मैंने थीटा की जगह रखा π/2, तो 2 इंटू π/2 इज पाई। ठीक है, और जब आप 0 रखोगे, समझ रहे हो ना बात को, एक बार π/2 रखा आपने, π/2 रखा, अब 0 रख रहे हो, ये भी 0 और ये साइन 0 अपॉन 0। ठीक है, बात समझ में आ रही हो। और यहां से अपने पास ये आ जाएगा, माइनस मैंने ले लिया बाहर, एक बार मैं रखूंगा π/2 और एक बार मैं रखूंगा 0। अब जो है साइन पाई अपना 0 होता है, 0 तो 0 है ही, और साइन 0 भी 0 होता है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ π/2, नीचे क्या बचा, cos π/2 अपना 0 होता है, और cos 0 होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो अब अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है YCM कितना आ रहा है, वो आ रहा है r/2, और ऊपर जो आ रहा है वो आ जा रहा है कितना, क्या आ जा रहा है π/2, क्या आ जा रहा है अपने पास πr/। अगर मैंने कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ नहीं की है कैलकुलेशन में, जो मुझे लग रहा है मैंने नहीं की है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी कि भाई अपने पास डीएम की वैल्यू जो है वो है k साइन थीटा अपने को दी थी, तो r दी थीटा, r बार आके तो कटकुटा गया है यहाँ से, और ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों आ गया, क्योंकि y का एक साइन थीटा हमने इधर डाल दिया, तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 इधर बाहर आ गया, इसको ऐसे रख लिया हमने, 1 का रिजल्ट आ गया थीटा, तो थीटा का π/2 बचेगा बस वहां पे r/। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको मत रटना भाई, ये ये तुम्हारा क्वेश्चन था, इसको नहीं रटना है, ये रिजल्ट नहीं रटना है, रटना आपको सिर्फ कौन सा रिजल्ट है, ये वाला, रिंग के लिए कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरीके से आपको रटना होगा। अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब डिस्क की। तो अब आपको दे दी गई है क्या, एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क जो है इसकी अगर हम बात करेंगे, अगेन पूरी डिस्क अगर होती तो आप बता ही सकते हो कि पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो उसके एक्चुअल सेंटर पे ही आता, लेकिन हालांकि ये पूरी डिस्क अब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्या है, आधी डिस्क है। इस आधी डिस्क के सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करेंगे, अगेन यूनिफॉर्म है तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई आपकी, कोई दो राय नहीं, ऐसी है, यूनिफॉर्म है तो ये आ गई आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ना, तो ये आ गई आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, इधर जैसा उधर वैसा। तो मैं अगेन क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यहां पर कि ये है मेरा, ये है क्या, ये है अपना ओरिजिन, और अगेन एक्सीएम कितना आ जाएगा, यहां पर एक्सीएम आ जाएगा 0 बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है YCM। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसा तुम्हें पता ही होगा, तुमने पढ़ भी लिया होगा, है ना, जो बात करते हैं अनियन रिंग्स की, जैसे तुमने एक प्याज को काटा, प्याज का एक स्लाइस काटा, तो एक पर्टिकुलर तरीके से काटोगे जब प्याज को, तुम्हें जो वो डिस्क निकली हुई दिखेगी, है ना, वो डिस्क कुछ ऐसी, है ना, वो डिस्क जो है कुछ ऐसी दिखती, वो डिस्क जो है वो अनियन का स्लाइस कुछ ऐसा दिखता है कि बहुत सारी रिंग्स हैं, उसको निकालोगे तो छल्ले निकलने लगेंगे, रिंग्स निकलने लगेंगी, सबसे छोटा छल्ला, सबसे छोटी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, और बड़ी रिंग,
और ये जो है आपके पास सबसे बड़ी रिंग। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि भाई साहब आपके पास जो ये क्या कहेंगे इसको, ये जो अनियन का जो डिस्क था ये एक्चुअली क्या है। तो अगर इतना काट दोगे, क्या तुम्हें ये आधा डिस्क नहीं दिख रहा है? और आधा डिस्क जो है क्या वो आधी आधी रिंग से मिलके नहीं बना हुआ? बिल्कुल बना हुआ है। तो बस बात खत्म, यहीं पे बात खत्म। और हम अब यही बात करेंगे कि इसको हम क्या मानेंगे कि बहुत सारी रिंग्स से मिलके बना है। इससे मिलके बना है, बहुत सारी रिंग से मिलके ये बना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई साहब देखो हमारी जो रिंग है वो ये रिंग, ये एक रिंग मैंने कुछ आई बात समझ, इस रिंग से मिलके जो है ये। और बोला बताओ क्या बात बताना चाहते हो? बस और कुछ नहीं, बस अपने पास है ना। तो ये ऐसी अगर बहुत सारी रिंग्स आप लेके आ जाओगे, एक के ऊपर एक रखते जाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ये आधी डिस्क मिल जाएगी। अब तुम ये जानते हो कि ये रिंग है, तो रिंग क्यों ली मैंने? रिंग इसलिए ली क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है। कितना है उसका सेंटर ऑफ मास? बोलोगे अभी तो रट्टा मारा था 2r/π, तो बस तो 2r/π इस रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है। और ये डिस्क अगर अपनी यूनिफॉर्म है तो रिंग भी यूनिफॉर्म होगी। तो इसीलिए इसकी रेडियस को मैं क्या कह रहा हूं, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं स्मॉल आर, क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। सबसे छोटी रिंग की रेडियस होगी 0, सबसे बड़ी रिंग की रेडियस होगी कितनी? कैपिटल आर। आधी डिस्क का मास जो है वो है एम, और आधी डिस्क का जो मास है उसको मैं एम बोल रहा हूं, और आर जो है वो क्या है? अपनी रेडियस। तो इसको मैंने बोला स्मॉल आर। तो सबसे बड़ी रिंग का रेडियस होगा कैपिटल आर, सबसे छोटा रेडियस होगा आर। इज एक्चुअली अ वेरिएबल क्वांटिटी। अब बात करते हैं एम की। ये डीएम कैसे लिखा जाएगा? मैंने कहा तुम ऐसा सोचो यार कि ये जो है ना, इसको ऐसा तुमने काट लिया है ना, काट लिया इसको, ठीक है। देखा होगा ना वो स्क्विड गेम्स में, वो कुछ कैंडी टाइप होता है तो उसमें से वो शेप निकालना होता है, तो ऐसे ही वो शेप को निकाल लिया तुमने, निकाल लिया। अब इस शेप को तुमने कहा कि भाई साहब देखो हम है सीधे आदमी, हम सीधे आदमी है तो हम इसको भी सीधा कर देते हैं। आपने इसको सीधा कर दिया, ज्यादा बड़ा हो गया शेप, आपने क्या कर दिया? इसको ऐसा सीधा कर दिया। बेंड जो था उसको ऐसा आपने सीधा कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा यार मुझे एक चीज बताओ, ये वाली लेंथ कितनी आएगी? तो तुम कहोगे यार सर देखो यार, पूरी रिंग लेते तो 2πr होता, तो आधी रिंग है तो ये वाली लेंथ आपके पास πr आ जाएगी। बात तुम बोलोगे हाँ। मैंने कहा अच्छा ये कितना आ जाएगा ये वाला लेंथ? सर देखो मुझे जो लगता है इसकी विड्थ जो आएगी सर जी, मतलब तुम सोचोगे कि इस पॉइंट की रेडियस आप कहेंगे आर, जो इनर वाला पॉइंट है, और आउटर वाले पॉइंट की रेडियस थोड़ी सी ज्यादा होगी। समझ में आती है बात? तुम बोलो दिख ही नहीं रहे, कलर ही नहीं दिख रहे। मैंने कहा लो यार कलर आए तुम्हें, वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है क्या? हाँ, इस वाले पॉइंट मतलब यहाँ जो पॉइंट होगा उसकी रेडियस आर है, और इस वाले की जो है रेडियस आर से थोड़ी सी बड़ी। कितनी बड़ी सर? थोड़ी सी बड़ी। तो उसको डी आर बोल दूं क्या? हाँ बोल दो। ऐसा तो फिर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए भी कह सकता हूं, ऐसा तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए भी कह सकता हूं कि इसकी आर और इसकी डी आर। तो क्या ये थिकनेस जो है वो डी आर नहीं हो गई? तुम बोलोगे बिल्कुल हो गई। किसने मना किया? हमने तो किया ही नहीं मना। आप इतने ज्यादा जो है कुछ बातें कर रहे हो, तो मैंने कहा यार इसको मैंने डी आर लिख दिया, कोई तकलीफ मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहां अगर मैं बात करूं और मैं तुमसे पूछूं कि जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बोलोगे कैसे का क्या मतलब है? मैंने कहा कैसे का ये मतलब है कि वो लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है जैसे कि रॉड और रिंग में था, सिर्फ एक लेंथ थी, या एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, या पूरे वॉल्यूम पे। तुम बोलोगे सर डिस्क का कोई वॉल्यूम तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है, इसका तो सिर्फ एरिया ही डिफाइंड है। और एरिया डिफाइंड है तो मास तो पूरे एरिया पे भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ अपना चलेगा सरफेस मास डेंसिटी। तो हम यहां बात करेंगे किसकी? सरफेस मास डेंसिटी, जिसको सिग्मा भी बोला जाता है। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? सरफेस मास डेंसिटी। का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ खास नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म है तो मैंने कहा यार इस डिस्क का जो मास था वो था m,
एरिया कितना है इसका, तुम बोलोगे एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2। आई क्या बात समझ में? एरिया लिख दिया बस मैंने और कुछ नहीं। मास अपॉन एरिया, तो ये सिग्मा आ गया आपके पास सरफेस मास डेंसिटी। इस तरीके से आप सरफेस मास डेंसिटी इसकी निकाल सकते हो। पर निकाल क्यों रहे हो? अरे भाई इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे यहां से ये पता लग गया कि यूनिट एरिया का कितना मास है। ये क्या है आपके पास? ये है एक तरीके से मास पर यूनिट एरिया। यह है आपका मास पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे पता है कि यूनिट एरिया पे इतना मास है तो इसका एरिया अगर कोई बता दे, बस काम वहीं खत्म हो जाए। मैंने पूछा यार कोई बताएगा कि इसका एरिया कितना है, तुम बोलोगे सर ये लेंथ आपको दिख रही है पाई आर, ये वाली विड्थ हमको दिख रही है डी आर, और ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रेक्टेंगुलर सी सरफेस दिख, थोड़ा सा तुम समझ, डिजिटल बोर्ड मार्कर थोड़ा सा अजीब सा चलता है, एग्जैक्ट ऐसा रेक्टेंगल टाइप का। तो पाई आर इंटू डी आर, तो सर जी ये आ जाएगा अपना पाई आर इंटू, आई क्या बात समझ? बोलोगे सर फिर से है ना बेवकूफ बना दिया आपने। मैंने कहा क्यों? सर पता है आपको ये ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसा है यार। क्यों यार ऐसा क्यों आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? बाहर इसको ऐसा करोगे आप तो बाहर वाला जो ये बाहर वाला जो लेंथ आ रहा है वो थोड़ा सा लंबा आएगा और ये वाला लेंथ थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि ये रेडियस थोड़ी सी कम है और ये रेडियस थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा ऐसा बनेगा शेप। तो यार देखो बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन इधर जो ये दिख रहा है ना, ये आपको इतना सा हिस्सा, ये ना के बराबर है पूरे एरिया से। ये तो मैंने पता है बहुत बड़ा बना दिया जिससे कि तुमको दिखे, तो दिखता ही नहीं। ये ना के बराबर ट्राइंगुलर हिस्से हैं तो इनको काट दो, हटा दो, नेग्लेक्ट कर दो। तुम बोलो बात समझ नहीं आई। मैंने कहा यार मान लो भाई बात घिसा पिटा एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं कि तुम अपना वेट मेजर करने का, मशीन कह रही है तुम्हारा वेट है 78.00456 kg। बोलोगे भैया मैं इंसान हूं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हूं जो इतना नीचे तक जा रहे हो, जरूरत ही नहीं है। बस अपन इसी में खुश है। 78 पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा एक डिजिट और देख लूंगा, वेट मेजर कर रहा हूँ, मास मेजर कर रहा हूँ, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है ये चीजें, है ना। तब इनका कोई मैटर नहीं रहता, बहुत छोटी है भाई। बहुत छोटी चीजों को अगर तुम एलिमिनेट कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट करके आप कह सकते हो कि इसका जो एरिया है वो कितना है, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज पाई आर इंटू डी आर। बस डीएम की जो वैल्यू है वो यहीं से आ जाएगी, यूनिट एरिया का मास इंटू एरिया। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? डीएम आपका आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा कितना निकाला भाई साहब हमने निकाला 2m बाय पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, पाई स्मॉल आर और डी आर। कट रहा है वो काटेंगे और ये अपने पास डीएम की फाइनल वैल्यू आ चुकी है। तो डीएम जो हमारे को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर। ये हमें मिल रही है डीएम की वैल्यू। डीएम हमने निकाल डाला इधर। अब डीएम निकल गया तो तरीका तो वही है वाईसीएम निकालने का, क्या कहेंगे? वाईसीएम निकालने का तो तरीका तो वही है। YCM is actually integration of dmy अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम की वैल्यू मैं रख दूंगा यहां से, कितनी आ रही है भाई वो, और ये 2m बाय आर स्क्वायर और ये स्मॉल r और डी आर, और फिर अपना एक y भी है यहां पर, और नीचे तो ये m कह दूंगा। स्मॉल r की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R तक आ रही है ना। अच्छा ये y क्या है? y सर डीएम का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। अच्छा डीएम क्योंकि आपका रिंग है तो इस रिंग की जगह रिंग को रिप्लेस करते हो, कर सकते हो उसके सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? वो आएगा 2r बाय पाई पे। बोलो हाँ कहना कमेंट सेक्शन में। आई क्या ये बात समझ में आई? तो फटाफट से लिख दो भाई। तुम इस रिंग की जगह मान सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास की मतलब इस रिंग को एक पॉइंट मास मान के यहां बैठा दो। ऐसे हर रिंग को कहां बैठा दो? उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा दो, पॉइंट मास मान के।
तो रिंग का जो मास है डीएम वो कहां बैठा है अपने सेंटर ऑफ मास पे, कितना आता है भाई, वो आता है 2r/पाई, 2r/पाई। सर आपने ये r स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि मैं इस रिंग की बात कर रहा हूं तो इसी का रेडियस आएगा 2r/पाई। तो भाई यहां जो अपना ये y आ रहा है ना, y और कुछ नहीं, ये कितना है, ये है r/पाई, और इधर कितना आ जाएगा बाकी ये। अब जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे, तो भाई 2 इंटू 2 आ जाएगा 4m r² ये सब बाहर आ गया, अंदर बचा r²dr, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, और नीचे ये m से m कट गया, और आपके पास ये आ जाएगा 4/पाई r², और लिमिट आ जाएगी, सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगा r³/3, 0 से लेकर r तक, और जो फाइनल जो आंसर आएगा एकदम चमकता हुआ तुम्हारे सामने वो आ जाएगा, एक बार रखोगे कैपिटल आर, एक बार रखोगे 0, तो कैपिटल आर ही आएगा, तो 4r³/3, यहां से आ जाएगा 4r³/3πr², तो 2r से 2r मतलब r² से r² उड़ाओ और रिजल्ट आ जाएगा 4r/3 इसका भी तुम्हें मारना है रट्टा, बिल्कुल रट्टा मारना है, ये फॉर्मूले है ना, रट लेने, एकदम रट लेना इसको। ये कहानी हो गई आपके किसकी, डिस्क की। अब एक सवाल जो है मैं आपको बात यहां बताऊं कि मैंने कहा कि यार देखो 4r/3 जो है आपका डिस्क आ गया, तो बिना इंटीग्रेट किए हुए मेरे को क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास बता दो, बिना इंटीग्रेट किए हुए क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास बता दो। वही तरीका है क्या, क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास, तो एक और डिस्क अगर मैं क्वार्टर ले आऊं तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आएगा, कितने पे आएगा, 4r/3 पे आएगा, और इस क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास का यहां आएगा और इसका आएगा यहां पे, तो इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, ओवरऑल सिस्टम का भी y कोऑर्डिनेट वही आएगा। तो इस लॉजिक से आप सीधे सीधे कह सकते हो क्या, इसमें मैं टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इसको रिंग वाले केस में, सेम वही रिंग वाले लॉजिक से आप क्या बोल सकते हो, आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, पहली बात तो सिमेट्री तो है ही, यहां कहीं यहां आ जाएगा x, कहीं आ जाएगा ये सेंटर ऑफ मास है आपका, और ये आपका जो है वो 45 है। अगर इसको ओरिजिन माना है, आपका जो XCM और YCM वो दोनों इक्वल ही आएंगे, और YCM कितना आएगा, वो आ जाएगा जो आधी डिस्क का आता है वही क्वार्टर डिस्क का आ जाएगा, 4r/3 रट के रखना है, ये रट के रखना, 4r/3 विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा किसका, हॉलो स्फीयर का, लेकिन एक सवाल मैं तुमको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। तो फटाफट से हम बात करें यहां पर कि मान लो आपको ये डिस्क दी गई है और इस डिस्क के बारे में आपको क्या कहा गया है, कि मान लो ये डिस्क जो है इसका सिग्मा, इसका जो सिग्मा है वो आपका आर का फंक्शन, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू के, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो आर बढ़ रहा है तो सिग्मा भी बढ़ेगा। आप मान बिल्कुल ये रिंग सकते हैं, और ये भी आप बात को समझे, ये जो रिंग है इस रिंग पे हर जगह सिग्मा सेम रहेगा, तो रिंग यूनिफॉर्म है लेकिन डिस्क यूनिफॉर्म नहीं। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ये आपको फाइंड कर, ये आपको जो है फाइंड करना है, सिग्मा के आर दे रखा है आपको, ठीक है। डिस्क का जो है सिर्फ रेडियस गिवन है, टोटल मास आपको निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। अब हम आ रहे हैं किस पे, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर की अभी हम बात करने जा रहे हैं, और हॉलो स्फीयर जैसा कि आप जानते ही हो, स्फीयर नहीं, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, आधा आधा स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर है, पूरा स्फीयर होगा तो सेंटर पे आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हॉलो स्फीयर है भाई साहब अपने पास, कैसा, आधा,
ये अपने पास जो है वो हॉलो स्फीयर हमें यहां पर दिया गया है। और क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी तो यहां पर सेंटर ऑफ मास इधर ही लाई करेगा। तो मैं क्या कह देता हूं, मैं कह देता हूं यहां पर यार कि ये जो है अपना आ गया ओरिजिन, और ओरिजिन अगर ये आ गया है तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ एक्स एक्सिस भी होगी, वाई भी होगी और जेड भी होगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर एक्स सी एम और जेड सी एम दोनों ही 0 आ जाएंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसी लाइन पे लाए करेगा आपका सेंटर ऑफ मास। तो वाई एक्सिस पे ये क्या हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो वाई सी एम ही निकालना है आपको, सिर्फ और सिर्फ निकालना है वाई सी। अब अगर यहाँ पे इस हॉलो स्फीयर को आपको एलिमेंट देखने हैं तो आपको एलिमेंट कैसे दिखेंगे? आप ऐसे ऐसे स्लाइसेस में काट दो। हॉलो एक खोखला है, अंदर से खोखला है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि इस टाइप का ये रिंग्स में कट जाएगा। ये रिंग्स, यानी आपको ये समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? लेकिन ये बहुत सारी रिंग्स में टूट जाएगा। रिंग 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 रिंग, ठीक है? तो बहुत सारी रिंग्स में ये टूट जाएगा। और अब हर रिंग का जो मास है वो मैं कह रहा हूं डीएम, जो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास आएगा यहां पर। इसको मैं कह देता हूं कि ये कोऑर्डिनेट है अपना कुछ y, है ना? यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, r। इस एंगल को अगर थीटा कहते हो तो ये एंगल आ जाएगा d थीटा, और ये आ जाएगा r। अब अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो आप ये भी समझो कि ये रिंग पे मास जो है वो सिर्फ सरफेस वाला हिस्सा है। रिंग है ना, रिंग ये वाली ऐसी पट्टी सी बन रही है, पट्टी पे मास है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो ये कि भाई डीएम की वैल्यू निकाली जाए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे के एरिया पे? कहोगे सर जी ऑब्वियसली यार एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जो मास है, वॉल्यूम पे थोड़ी ना है, सिर्फ एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर से तो खोखला है, तो सिग्मा जो कि कहेंगे हम सरफेस मास डेंसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल मास ऑफ द आधा डिस्क नहीं है, आधा स्फीयर, जो कि मैंने कहा एम, आपको गिवन फॉर्म है। यूनिफॉर्म होने की वजह से टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया, तो पूरे स्फीयर का होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा? आधे का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो आ गया साहब सिग्मा। अच्छा सिग्मा आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो सर डीएम निकालो फिर। मैंने कहा डीएम निकालने के लिए जो शेडेड पोर्शन बनाया ना, इसका एरिया पता होना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको ऐसा काट दिया। रिंग है ना, रिंग, इस रिंग को ऐसा निकाल लिया, रिंग मिल जाएगी तुम्हें। और उस रिंग को मैंने क्या कर दिया, काट दिया, ऐसा कट करके काट के और ऐसा खोल दिया। रिंग थी, निकाली, काटी और काट के खोल दिया। तो तुम बोलोगे फिर तो एक स्ट्रिप बन जाएगी, एक स्ट्रिप बन जाएगी जिसका ये वाला लेंथ जो है थोड़ा ज्यादा आएगा और ये वाला लेंथ कम आएगा। लेकिन वही सेम बात की उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये लेंथ कितना आएगा आपके पास? ये लेंथ आएगा आपका, ये वाला लेंथ काटोगे तो ये पूरा लेंथ 2 पाई स्मॉल आर। और ये वाला लेंथ जो आएगा वो ये आएगा। ये कितना आएगा भाई अपना? ये आ जाएगा आपका आर डी थीटा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर डी थीटा। मतलब ये एक तरीके से होने में आपको रेक्टेंगल टाइप का ही दिखेगा, और इसकी जो ये विड्थ आएगी, विड्थ आ जाएगी आर डी थीटा। और अब हम क्या बोलेंगे कि ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा जिससे कि मैं एरिया लिख सकूं। इधर जो डीएम की वैल्यू आएगी वो डीएम कितना आएगा? डीएम आएगा मेरे पास सिग्मा इंटू डी ए। और डी ए कितना निकालोगे भाई? डी ए आप लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ। क्या आ जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर और एक कैपिटल आर डी थीटा। भाई ये आर डी थीटा आएगा ना, देखो ये डी थीटा था, ये आर था, ये वाला जो है वो आर डी थीटा आएगी लेंथ। कैपिटल आर ही आएगा, ये वाला आर नहीं, ये वाला आर, ये आर आर है, कैपिटल आर आएगा यहाँ पर।
तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे आपको सिग्मा जो है वो मिल जा रहा है m बाय पाई आर स्क्वायर, और डी आपको मिल जा रहा है 2 पाई आर डी थीटा। तो कट रहा है वो काट दो, तो 2 पाई से 2 पाई कट रहा है, एक आर से एक आर कट रहा है, तो ये आ जाएगा m बाय आर और स्मॉल आर और डी थीटा। 2 पाई आर डी थीटा। हाँ, तो अपने पास ये जो है वो डीएम की वैल्यू आ रही है। ये जो है अपने पास किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है डीएम की वैल्यू। हाँ, अरे दोबारा देख लेते हैं। पाई आर और ये आर डी थीटा, डी ऑल आर और ये, और नीचे का जो आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, यही है ना। तो ये अपने पास क्या आ गई है, ये आ गई आपके पास डीएम की वैल्यू। अब जो डीएम की वैल्यू आई है, आप जानते हो कि इस डीएम का सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है वाई डिस्टेंस पे। अब इस वाई को कैसे निकालेंगे आप, वाई आपका एक तरीके से ये आ जाएगा, तो वाई जो आएगा वो आएगा, ये आर है, ये थीटा है, तो ये भी आपका कितना आ गया थीटा। तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये आर और ये राइट एंगल ट्राइंगल, वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर कॉस थीटा, है कि नहीं। तो वाई यहां से आ जाएगा कितना, आर कॉस थीटा। और अब जो है हम यहां से बस वैल्यूज रखेंगे, हम कहेंगे भैया वाई सी एम इज व्हाट इट इज डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो यहां पर सबसे पहली चीज डीएम की वैल्यू एम आर बाय कैपिटल आर और वाई और फिर ये डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा नीचे जो है वो आ जाएगा अपने पास टोटल मास। अब ये m जो है वो ले लीजिए बाहर, और इस m को भी ले लो बाहर, कैपिटल R भी ले लो बाहर, अंदर जो बचेगा वो बचेगा एक तो स्मॉल r और एक y और ये डी थीटा। अब जो है y तो मैंने लिख दिया r cos थीटा, ये स्मॉल r कितना आएगा भाई, स्मॉल r आएगा इस ट्राइंगल को अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूं, इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली डिस्टेंस r है और ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ये r है और ये स्मॉल r है। थीटा के सामने वाला जो होता है वो साइन होता है, ये साइन थीटा आ जाएगा अपने पास स्मॉल r बाय कैपिटल R, साइन थीटा इज स्मॉल r बाय कैपिटल R। स्मॉल r कितना आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा कैपिटल R इनटू साइन थीटा। यहां पर ये आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है, स्मॉल r इज कैपिटल R इनटू साइन थीटा। y की वैल्यू भी आपको पता है r cos थीटा, और स्मॉल r की वैल्यू भी पता है। यहां हम रख देते हैं वो वैल्यू, जो कट रहा है वो कटा, तो 1 बाय आर, और इधर से आ जाएगा r cos थीटा साइन थीटा, तो एक तो आ गया cos थीटा और एक आ गया साइन थीटा, और ये डी थीटा। मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी नीचे डिवाइड कर दिया एक तरीके। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे छोटी रिंग देखो थीटा, ये एक तरीके से ऐसी रिंग आ रही, तो सबसे छोटी रिंग यहां बनेगी, और ये रिंग जो है ऐसी बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो सबसे छोटी रिंग जब थी तब ये एंगल कितना आ रहा था 0, रिंग और बड़ी हुई ये एंगल बढ़ा, रिंग और बड़ी हुई एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ते 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 कितना हो गया 90। तो एंगल जो है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और 0 से 90 हो जा रहा है। तो बस इंटीग्रेशन में आपको यही करना है। इधर बचा आपका r/2, एक जो था नीचे से जो निकाला कांस्टेंट r/2 बच गया, और ऊपर आ रहा है sin 2 थीटा। कहां से कहां तक, 0 से 90। 0 ऐसा मत बोल देना कि -π/2 से +π/2। अरे भाई एलिमेंट ये पूरी रिंग है, रिंग तो रिंग जब लोगे तो ये 0 इधर भी 0 इधर भी, पूरे रिंग की बात हो गई वो। फिर वो रिंग बढ़ी हुई, एंगल बढ़ते जा रहा है, 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 तो कितना हो गया 0 से 90 जा रहे हो। ऐसा बोला सर इधर का 90 तो उधर क्यों नहीं इंक्लूड किया, भाई वो रिंग है ना, रिंग में पूरा इधर और इधर सब इंक्लूड हो रहा है, तो ये वाला एंगल हम कंसिडर करेंगे।
तो थीटा साइन टू थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा वो अपना कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का कॉस टू थीटा बाई टू, और लिमिट आ जाएगी हमारी कहां से, 0 से पाई बाई टू। ये r बाई टू माइनस बाहर निकाल लेता हूं, माइनस बाहर निकाल लेता हूं, एक बार रखा मैंने पाई बाई टू थीटा की जगह, पाई आ जाएगा, एक बार रखा मैंने 0, नीचे अपने पास 2 है ही, यह आ जाएगा माइनस का r बाई टू, और यह आ जाएगा -1 कॉस पाई की वैल्यू -1 कॉस 0 +1, और ये तो फॉर्मूले वाला माइनस था तो ये अपॉन 2, ये इससे कट गया, -2 अपॉन 2 -1 आ जाएगा, तो ये सब कुछ कट जाएगा और ये r बाई टू आ जाएगा। ये भी आपको रटना है क्या, आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा हॉलो हेमिस्फीयर का, वो कहां आता है, वो आता है r बाई टू पर। हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां पे आएगा, वो आएगा r बाई टू पर। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, सॉलिड हेमिस्फीयर की, सॉलिड हेमिस्फीयर रटना है वो। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर को क्या मान लोगे, सॉलिड हेमिस्फीयर को तुम डिस्क से मिलके बना हुआ मान सकते हो, कि ऐसा तुमने काटा, क्या आएगी, डिस्क आएगी काटने पर, क्योंकि सॉलिड है, बहुत सारी डिस्क आ जाएंगी। तो सॉलिड हेमिस्फीयर तुम मान सकते हो बहुत सारी डिस्क से मिलके बना हुआ है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो चीज है बहुत सारे बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर से मिलके बनी हुई, सॉलिड है ना भाई, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इस बार सॉलिड हेमिस्फीयर, बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर से मिलके ये कहानी इधर बनी हुई है। सबसे पहली बात, क्या ये अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अबाउट पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है, तो यहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि भाई साहब अपना ओरिजिन जो है वो यही है, अपना ओरिजिन जो है वो यही है। तो मुझे क्या निकालना है मुझे बस ओनली वाई सी एम निकालना है कि कहाँ आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने वही बात कही, क्या भाई इधर ये एक तरीके से आपका बन जाए, अगर तुम बात, चलो इधर एक तरीके से क्या है, ये हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है ये, सारी बात। बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर हॉलो हेमिस्फीयर हॉलो हेमिस्फीयर ऐसे चढ़ाए जाओगे, वापस वही मान लो, प्याज मान लो, प्याज तो प्याज के ऊपर क्या है, बहुत सारे शेल्स हैं, एक हॉलो हेमिस्फीयर पे दूसरा हॉलो हेमिस्फीयर, फिर एक और हॉलो हेमिस्फीयर, परत दर परत करके वो पूरा सॉलिड स्फीयर बन गया। ऐसे ही कुछ यहाँ पे बात होगी। अब ऐसे फालतू के डाउट मत पूछना, सर प्याज थोड़ी ना स्फीयर होता है, प्याज का शेप तो पता नहीं कैसा होता है। मान लो भाई, इतना समझ लो कि वो समझ जाओ कि ऐसा बोल दो यार तुमने क्या किया, एक छोटी सी बॉल ली, उस पर तुमने एक पेंट का कोट किया, तो सुखाया, फिर एक और कोट किया, ऐसा करते करते तुम पेंट करते जा रहे हो, तो उस पेंट से क्या हो जाएगी, उसकी थिकनेस मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और वो स्फीयर बड़ा होता जाएगा। तो बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलके बना हुआ है, और या तो डिस्क मान के सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारे घर के लिए हो गया डेरिवेशन, और एक हो गया हॉलो स्फीयर मान के। तो इस हॉलो स्फीयर का रेडियस मैंने कहा ये है स्मॉल आर, ये वाली थिकनेस जो होगी तुम आराम से कह सकते हो कितनी है, डी आर। ये बताने के पीछे एक तरीका ये है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो डीएम कैसे लिखते हैं ना, इस बात, इसका रेडियस है आर और ये थिकनेस कितनी है, डी आर। और अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा इधर r बाई टू पर। इस हॉलो हेमिस्फीयर की जगह आप एक पॉइंट मास मान सकते हो जो यहां पड़ा है, जिसका मास कितना है, जिसका मास है डीएम। अब यहां डीएम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएम कितना आएगा। तुम बोलोगे यहां पे तो सर अब जो है डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी है, 3D ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और सर ये आ जाएगा अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल जो वॉल्यूम है
पूरे स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधे का आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो डेंसिटी आ गई, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मुझे इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम पता लग जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल निकालने की कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको समझने के लिए आप एक बात सुनना, मैंने कहा कभी सिलेंडर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो तुम क्या बोलोगे, ये सिलेंडर का बेस और ये इसकी हाइट बोलोगे, और सिलेंडर का बेस एरिया कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर आता है। कितने हाइट तक, सर एच हाइट तक। मैंने कहा यार इसका वॉल्यूम बता सकते हो तुम, हाँ वॉल्यूम में क्या लफड़ा है, वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बेस एरिया इंटू हाइट। एरिया पे एरिया पे एरिया रखते जाओ तो सिलेंडर बन जाएगा, तो एरिया कितना टाइम्स एच रख दो इंटू एच कर दो तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा इस तरीके से वॉल्यूम निकलता है क्या सर, हाँ। अच्छा सर तो कुछ ऐसे टाइप का शेप आ गया तो चौड़ा भी होते जा रहा है। सर यहां पे लगा सकते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आपने जो अभी बताया, ये रेडियस आर है तो इसका बेस एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, हाइट एच। यार इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए, यहां ये कंसेप्ट नहीं लग सकता, क्यों, यहां पर जो है वो हाइट के साथ साथ एरिया भी बड़ा होता जा रहा है, तो आप पाई आर स्क्वायर इंटू एच करके ये पूरा वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, यहां निकाल सकते हो, है ना। अब हॉलो स्फीयर को भी ऐसे ही समझना। हॉलो स्फीयर अगर मान लो आपके पास थिक हॉलो स्फीयर है, ध्यान से सुनना पूरी बात, थिक हॉलो स्फीयर है मतलब जिसका इनर रेडियस मान लो कुछ ए है और आउटर रेडियस जो है आपका कुछ कितना है बी। थिक हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो कोटिंग करता गया मैं, तो ये वाली जो कोटिंग थी ये यही मास भरा, तो ये वाली जो कोटिंग थी जो सरफेस एरिया था वो कितना था 4 पाई ए स्क्वायर, फिर उससे थोड़ा बड़ा उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करते 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 कितना एरिया हो गया सबसे बाहर वाले का 4 पाई बी स्क्वायर। तो बेस एरिया कितने हाइट तक आपने भरा है ये बी माइनस ए, कोई कहे कि ये वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा कितना, ये अंदर वाला सरफेस जैसे सिलेंडर के लिए कहा था ना एरिया इंटू ये हाइट, एरिया पे एरिया पे एरिया पे एरिया पे एरिया 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 एच हाइट तक, एरिया इंटू हाइट। तो कोई कहे सर इधर भी एरिया पे एरिया ही तो है, तो एरिया इंटू ये हाइट मतलब 4 पाई ए स्क्वायर बी माइनस। भाई साहब ये वॉल्यूम नहीं होगी, और वो तुम समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि अंदर वाला एरिया और बाहर वाला एरिया डिफरेंट है। लेकिन अब तुम बोलोगे बोलोगे कि यार हमको बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि सर हॉलो के लिए तो आपने बात सही कही, लेकिन ये तो अपना बहुत ही पतला सा हॉलो हेमिस्फीयर है, पतला है बहुत, और इसके पतले होना ही तो बहुत थोड़ा सा आसान बना देता है। क्या, अगर ये अपना हेमिस्फीयर बहुत पतला सा है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए क्या कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ dr का अंतर है, और उतना तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इनर सरफेस एरिया भी आपका कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, और आउटर भी कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक तरीके से ऐसा है कि 2 पाई आर स्क्वायर की चादर पे चादर चढ़ाई जा रही है, कितनी मोटी, उन चादरों की मोटाई हो गई है dr। बताओ कितनी वॉल्यूम आ जाएगी, तो तुम कहोगे लो चुटकियों में लिख दिया हमने वॉल्यूम कि 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया और dr थिकनेस तक वो भरा हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया dr थिकनेस तक वो भरा हुआ है, तो पाई आर एरिया इनटू dr ये आपकी जो है वॉल्यूम होगी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली, और आप अगर ये समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कि जैसे मैंने क्या कहा कि अगर पूरा सॉलिड स्फीयर होता, पूरा सॉलिड स्फीयर, उसका वॉल्यूम कितना होता, आधे का लेके चलता हूं मतलब मैं सॉलिड स्फीयर लेके चलता मैं, तो उसका वॉल्यूम लिखता मैं 2/3 पाई आर क्यूब। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू डी आर, विद रिस्पेक्ट टू आर सॉरी, तो 2/3 पाई तो कांस्टेंट है और ये आ जाएगा 3r स्क्वायर, 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा dv इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी आर। कहने का मतलब ये है कि dv की वैल्यू मैथमेटिकली भी निकल जाएगी, लेकिन यहां से समझ नहीं आता है, फील नहीं आता है कि वो क्या है, v को डिफरेंशिएट करके ये मिला। यहां फील आ रहा है इस तरीके से कि सरफेस एरिया इंटू डी आर। उम्मीद है बात समझे होंगे।
तो ये भी लिख ही देता हूँ। तो ये है अपना मेन चीज, डीवी निकल गया सर। तो उससे क्या होगा डीवी निकलने से? अरे क्या नहीं, क्या सब कुछ हो जाएगा भाई। कैसे सर? मैंने कहा यार डीएम तुम्हारे पास क्या है, डीएम तुम्हारे को इसका मास निकालना है, तो तुम्हारे को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास निकल जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो क्या बोलेंगे हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डीएम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है m/2/3, तो ऊपर भेज देता हूं, बाय कैपिटल आर क्यूब, और डीवी जो आ रहा है वो आ रहा है 2πr² dr, पाई से 2π को उड़ा डालो, और आपका जो फाइनल आंसर दिख रहा है हमें, वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है 3m/r³, 3m/r³ स्मॉल r² dr। ये वैल्यू आ गई डीएम की। अब भाई कुछ नहीं बचा करने को इतना, अब बस अब तो चीजें एकदम आसान है कि उस हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो आ रहा है r/2 पे, तो हम क्या लिखेंगे, YCM इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, dmy अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो dm की वैल्यू मैं रख दूंगा यहां से 3mr²/r³ dr, 3mr²/r³ r, और YCM, इसका YCM कितना आ जाएगा, r/2, तो यहां रख दिया हमने r/2, और ये आ गया टोटल m, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालो, तो 3mr³, ये 2, और नीचे एक ये m, ये सबसे कट कुटा जाएगा, और अंदर जो है वो क्या बचेगा, r³ dr, और ये आ जाएगा 0 से लेकर कैपिटल R तक। सबसे छोटा हॉलो हेमिस्फीयर है 0 रेडियस का, और सबसे बड़ा कितने का है, कैपिटल R का। बस यहां से अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपने पास 3/2r³, और ये आ जाएगा r4/4, क्यूब से क्यूब गया, एक r बचा, तो रिजल्ट आएगा 3r/8। ये जो है हमारा YCM आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी कहानी अब हम देखेंगे बाद में। अब आपके लिए बाकी के दो डेरिवेशंस हैं, एक डेरिवेशन मैं क्लास में करवाऊंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा, कल देखेंगे हम वो। आपको सॉलिड कोन और हॉलो कोन आपको खुद को एक बार निकालना है। थोड़ा सा मैं समझा दूं, सॉलिड कोन में क्या कहानी होगी, आप जब काटोगे तो आपको डिस्क मिलेगी, और हॉलो कोन जो आएगा, हॉलो कोन की कहानी क्या होगी, उसमें आपको रिंग मिलेगी। एक बार बुक्स को फॉलो करना, और चाहे HC वर्मा या कोई भी और अच्छी बुक आप देखो, है ना, कोई भी देख आपको, भाई HC वर्मा से पढ़ रहे हो, BM शर्मा से, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो वो बुक में डेरिवेशंस आप देखो, और देखना कि कैसे हो रहा है। बाकी एक मैं बताऊंगा, दूसरा तुमको खुद पे ही छोड़ूंगा, ठीक है, कि ऐसा भी नहीं भाई बैसाखी पे भी नहीं चलाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत मदद करनी, थोड़ा बहुत तुम्हें डेवलप होना है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। तो आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास विथ कैविटी प्रॉब्लम्स एंड मोर डेरिवेशंस, थोड़ी सी और फिर एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। असली जो यूज है सेंटर ऑफ मास का वो स्टार्ट होगा या तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।